नमस्कार, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। किसी भी देश या समूह पर इतिहास में हुआ अन्याय उसको विशेष आर्थिक या तकनीकी सहायता दिला सकते हैं। इससे विपन्नता दूर होती है, अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति भी प्राप्त हो सकती है। चीन ने अपने ऊपर हुए इतिहास में अन्याय का खूब प्रचार किया और सहानुभूति भी प्राप्त की। इससे प्रभावित होकर अमेरिका और जापान ने चीन में उदारता से तकनीक व आर्थिक निवेश किया। चीन आज एक महाशक्ति बन चुका है। यहूदियों का सदियों से उत्पीड़न हुआ, ईसाइयों ने भी यहूदियों का उत्पीड़न किया, लेकिन आज ईसाई समुदाय यहूदियों का संरक्षक है। यहूदियों पर हुए अत्याचार पर अनेक विशाल म्यूजियम बने हैं। इससे ठीक उलट अगर हिंदुओं पर हुए अत्याचार का सत्य स्वीकार किया जाता, उन पर भी म्यूजियम बनते। तुर्क और अरबों द्वारा किए गए हिंदुओं के हत्याकांडों को इतिहास में पढ़ाया जाता तो न्यायप्रिय मुस्लिम भी हिंदुओं के संरक्षक बन सकते थे और आपसी प्रेम पैदा हो सकता था। किसी व्यक्ति की असली कीमत बड़ी विपत्ति के समय उसके आचरण और व्यवहार से आकी जाती है। ज्यादातर मामलों में जब तक उसे किसी असाधारण स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, तब तक हम उसके चरित्र और व्यक्तित्व का सही अनुमान नहीं लगा सकते। यही बात काफी हद तक राष्ट्रों या अन्य बड़े समूहों या मनुष्यों के संघों पर भी लागू होती है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक विशेषताओं का सटीक आकलन करने और उसकी महानता का सही अनुमान लगाने के लिए हमें एक महान राष्ट्रीय संकट के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना होगा। विश्वसनीय आंकड़ों की कमी के कारण हमें प्राचीन काल में हिंदुओं का ऐसा अध्ययन करने का बहुत ही कम अवसर मिलता है। फिर भी ऐसी घटनाएं और परिस्थितियां हैं जो हमें इस प्रकार की अटकलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। इनमें से एक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। यह प्रथम चरण का राष्ट्रीय संकट था। खतरा ना तो अचानक आया, ना ही अप्रत्याशित, और 5 शताब्दियों तक हिंदू आसन्न संकट में रहे या कम से कम मुस्लिम विजय के भय में रहे, जिसका अपरिहार्य परिणाम उन धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को नष्ट करना था जिन्हें वे बहुत ही प्रिय मानते थे। फारस या पौराणिक ईरान ने न केवल अपनी स्वतंत्रता गंवा दी, बल्कि अपनी लगभग पूरी प्राचीन गौरवशाली संस्कृति को खो दिया। भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी थी। इसे उस अभागे देश से भटकते भगड़ों के गिरोह द्वारा अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की मशाल को जीवित रखने के लिए अंतिम और हताश प्रयास में भारत में शरण मांगी गई। यह उम्मीद करना बेकार था कि नए उग्रवादी विश्वास के ऊर्जावान अनुयायी पहले ही लगभग पूरे पश्चिम एशिया पर कब्जा कर चुके थे। विजय के अपने लालच या इस्लाम के प्रसार के लिए उत्साह के लिए कोई सीमा तय करेंगे। 650 ईस्वी पूर्व से बहुत पहले भी अरबों ने भारत की सीमावर्ती भूमि और उसके पश्चिमी तट के विरुद्ध नौसैनिक और सैन्य अभियान भेजे थे। 712 ईस्वी तक उन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली और इस्लाम ने भारत की धरती पर अपने पांव जमा लिए। इस स्थिति से उस गंभीर खतरे के बारे में कोई उचित संदेह नहीं हो सकता जिसे एक विशिष्ट संस्कृति वाले स्वतंत्र देश के रूप में भारत के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। इस आसन्न आपदा से वास्तव में भारत पर विजय प्राप्त करने में 500 वर्ष से अधिक समय बीत गया। यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आक्रमणकारियों का विरोध करने और उनके भविष्य के आक्रमणों को रोकने या टालने के लिए भारतीयों ने इस लंबी अवधि के दौरान क्या किया, क्या अधूरा छोड़ दिया। ऐसा अध्ययन न केवल अपने आप में गहन रुचि का विषय है, बल्कि भारतीय के राष्ट्रीय चरित्र की अंतर्निहित ताकत या कमजोरी को प्रदर्शित करने के लिए भी क्षमता रखता है। इसे विशेष महत्व इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि इस विषय पर वर्तमान धारणा अस्पष्ट और गलत है और शिक्षित भारतीयों के मन में भी नस्लीय गौरव या पूर्वाग्रह के कारण काफी गलत धारणा व्याप्त है। इसलिए महान ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के इस विषय पर वापस लौटने के लिए किसी माफी की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे पास हिंदू साहित्य में मुस्लिम आतंक का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हमारी सारी जानकारी आवश्यक रूप से मुस्लिम इतिहासकारों के संस्करण पर आधारित है। इस प्रकार हम शायद ही यह उम्मीद कर सकते हैं कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का सच्चा और निष्पक्ष विवरण होगा। जैसा कि हमेशा होता है, इन इतिहासकारों ने काफिरों के खिलाफ मुसलमानों की जीत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और इन विरोधियों के साथ बहुत कम न्याय किया। इसलिए इस विचार को स्वाभाविक रूप से आधार मिला है कि भारत में मुस्लिम विजय लगभग विनी विडी विकी का मामला था और भारतीय द्वारा पेश किया गया प्रतिरोध शायद ही किसी गंभीरता से विचार करने योग्य हो। कुछ लेखकों ने इस पर विवाद किया, भारतीय दृष्टिकोण से स्थिति का अध्ययन किया ताकि भारतीय मानस पर मुस्लिम आक्रमणों की विभिन्न प्रतिक्रिया और उससे उत्पन्न राष्ट्रीय गतिविधियों की जांच की जा सके। मुस्लिम इतिहासकारों के एक तरफा संस्करण की ठीक से जांच की जाए, फिर भी हमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण के विषय पर अब तक अपनाए गए उदासीन दृष्टिकोण को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उस पर होने वाली प्रतिक्रिया का उचित अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त सामग्री जाननी होगी। यह अपरिहार्य था कि अरब, जिन्होंने 636 ईस्वी में फारस पर विजय प्राप्त की और 650 ईस्वी तक ऑक्सस तक आगे बढ़े, भारत के समृद्ध मैदानों और शहरों पर अपनी लालची नजरें जमा रखी थी। दूसरे खलीफा उमर 634 से 643 ईस्वी द्वारा कम से कम 3 नौसैनिक अभियान भेजे गए, लेकिन वे कोई ठोस परिणाम देने में सफल नहीं हो सके।
फिर अरब जमीन के रास्ते 3 दिशाओं में काबुल, जाबुल यानी कंधार और सिंध की ओर बढ़े। अरबों को अक्सर पहले 2 क्षेत्रों में कुछ शुरुआती सफलताएं मिली, लेकिन लोगों के प्रतिरोध ने हमेशा उन्हें अंततः पीछे ही हटने पर मजबूर किया। एक से अधिक अवसरों पर मुस्लिम सेना पूरी तरह से पराजित हो गई और कभी कभी उसे गंभीर पराजय का भी सामना करना पड़ा। काबुल और जाबुल को अपने अधीन करने के लिए आधी सदी से भी अधिक समय तक लगातार प्रयास होने के बावजूद अरब अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहे और उन्होंने इसे अपनी शक्ति से परे मानकर छोड़ दिया। हिंदुइज्म का विनाश काल तब शुरू हुआ जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला बोला। उसको खलीफा एजाज ने जब ऑर्डर दिया कि भारत एक अमीर धरती है, वहां पर कब्जा किया जाए और वहां से काफिरों को खदेड़ा जाए। आप विश्व जगत के इतिहास पर गौर करेंगे तो सीरिया को बर्बाद हुआ पाएंगे। ईरान और इराक के हालात से सभी वाकिफ हैं। मिस्र को तो खुद ही मुस्लिम देशों की तरफ से किनारे कर दिया गया था और तब भारत ही उसका सहारा बना था। लेकिन इससे इतर हिंदूलैंड, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, इंडस, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करें, वो आज भी न केवल मजबूती से खड़ा है, बल्कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन, जापान के समान विश्व में एडवांस नेशन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहा है। यह हमारी हिंदू सभ्यता और सिविलाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है। सिंध के विरुद्ध अरब अभियान को भी शुरुआत में थोड़ी सफलता मिली। सिंधु के मुहाने पर देवल बंदरगाह के विरुद्ध नौसैनिक अभियान विफल होने पर खलीफा ने भूमि मार्ग से एक अभियान भेजने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने यह परियोजना तब छोड़ दी जब इराक के उसके गवर्नर ने बताया कि सिंध एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य है और किसी भी तरह से मोहम्मदों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अगले खलीफा को भी अपने एजेंट से इसी तरह की रिपोर्ट मिलने पर सिंध पर अनुमानित आक्रमण छोड़ने के लिए उसे प्रेरित होना पड़ा। अली के खिलाफत के दौरान बोलन दर्रे के आसपास के एक पहाड़ी क्षेत्र किकन के खिलाफ एक सुसज्जित अभियान भेजा गया, जो सिंध राज्य का एक हिस्सा था। मुस्लिम सेना को पराजित कर दिया गया। जनरल को उसके कुछ अनुयायियों को छोड़कर सभी के साथ मार दिया गया। अगले 20 वर्षों के दौरान किकन के खिलाफ कम से कम 6 अभियान भेजे गए, लेकिन वे कोई भी विशिष्ट सफलता हासिल करने में सफल नहीं हो पाए। 708 ईस्वी तक ऐसा नहीं हो पाया कि अरबों ने फिर से हिंद पर आक्रमण की योजना बनाई। खलीफा जोखिम भरे आक्रमण को मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार उसने इराक के गवर्नर हज्जाज की अनुमति दी। लेकिन हज्जाज द्वारा भेजे गए लगातार 2 अभियान विफल रहे। दोनों ही मौके पर मुस्लिम सेनापति मारा गया। इसके बाद हज्जाज ने सिंध पर विजय पाने के लिए विस्तृत तैयारी की और बड़े पैमाने पर एक सेना तैयार की, जिसमें खलीफा द्वारा 6000 सीरियाई सैनिकों की एक टुकड़ी शामिल की गई। इस विशाल सेना को मोहम्मद इब्न कासिम की कमान में रखा गया था, जो 712 ईस्वी में देवल के बंदरगाह के खिलाफ आगे बढ़ा था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।